कभी सोचा है कि एक ऐसा कमरा हो जहां दुनिया के सबसे ताकतवर नेता एक साथ बैठकर हमारी और आपकी अर्थव्यवस्था का भविष्य तय करते हों? ये कोई फिल्म का सीन नहीं, ये हकीकत है G20 की। ये एक ऐसा समूह है जिसके फैसलों का असर सीधे हम सब पर पड़ता है। तो आखिर ये G20 है क्या और ये काम कैसे करता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ऐसा कौन सा एक समूह है जिसके हाथ में दुनिया की 80% से ज्यादा अर्थव्यवस्था की कमान है? ये कोई सीक्रेट सोसाइटी नहीं बल्कि दुनिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंच है। और इसका जवाब है G20 यानी ग्रुप ऑफ 20। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, इनका मतलब है कि दुनिया की लगभग 80% दौलत इन्हीं देशों में है। दुनिया का 75% व्यापार भी इन्हीं के बीच होता है और हर 10 में से 6 लोग इन्हीं G20 देशों के नागरिक हैं। ये आंकड़े खुद बताते हैं कि इसका असर कितना बड़ा है। इस पूरे विश्लेषण में हम G20 को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले इसका परिचय, फिर जानेंगे कि ये बना कैसे और इसके सदस्य कौन हैं, फिर देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, इसके बाद इसके असर और चुनौतियों पे बात करेंगे और आखिर में G20 के भविष्य पर एक नज़र डालेंगे। तो चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं। G20 का एक परिचय। आखिर ये इतना शक्तिशाली मंच है क्या? तो देखिए, G20 यानी ग्रुप ऑफ 20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है। आसान भाषा में कहें तो इसमें 19 देश, यूरोपियन यूनियन और अब अफ्रीकन यूनियन भी शामिल हैं। और इन सबका एक ही बड़ा मकसद है, दुनिया की अर्थव्यवस्था से जुड़े बड़े बड़े मुद्दों पर बात करना और मिलकर उनका हल निकालना। अब आते हैं दूसरे खंड पर, इसकी उत्पत्ति और सदस्य। इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इस खास क्लब में कौन कौन शामिल है? G20 का जन्म ही असल में संकटों से हुआ है। 1999 में जब एशियाई वित्तीय संकट आया तो इसे वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नरों के एक समूह के तौर पर बनाया गया। लेकिन इसका असली कद तब बढ़ा जब 2008 में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था मंदी की चपेट में आ गई। तब इसे सीधे राष्ट्र प्रमुखों के लेवल पर अपग्रेड कर दिया गया। यानी हर बड़े संकट ने इस समूह को और ज्यादा मजबूत ही किया है। इसके सदस्यों को देखें तो इसमें दुनिया की लगभग सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक तरफ अमेरिका, जर्मनी जैसे विकसित देश, तो दूसरी तरफ चीन, भारत और ब्राजील जैसी तेजी से उभरती हुई ताकतें। और हाँ, 2023 में अफ्रीकन यूनियन का इसमें शामिल होना एक ऐतिहासिक कदम है, जिसने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील दुनिया की आवाज को इस मंच पर पहले से कहीं ज्यादा बुलंद कर दिया है। अब तीसरा खंड, G20 की कार्यप्रणाली। सोचने वाली बात है कि बिना किसी परमानेंट हेडक्वार्टर के इतना बड़ा समूह आखिर फैसले कैसे लेता है? G20 की सबसे अनोखी बातों में से एक यही है, इसका कोई स्थायी मुख्यालय या दफ्तर नहीं है। हर साल इसकी अध्यक्षता एक नए सदस्य देश को मिलती है। इसी वजह से ये बहुत लचीला और डायनामिक बना रहता है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर हर साल अध्यक्ष बदलेगा तो काम आगे कैसे बढ़ेगा? यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प सिस्टम काम करता है जिसे ट्रोइका कहते हैं। इसमें होता यह है कि जो मौजूदा अध्यक्ष देश है वो पिछले और अगले अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करता है। ये तिकड़ी ही ये पक्का करती है कि G20 का एजेंडा पटरी से ना उतरे और काम लगातार चलता रहे। G20 का काम आप समझ लीजिए कि 2 समानांतर पटरियों पर चलता है। एक है फाइनेंस ट्रैक, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर सीधे सीधे पैसे और अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले लेते हैं। और दूसरा है शेरपा ट्रैक। इसमें नेताओं के जो पर्सनल दूत होते हैं, जिन्हें शेरपा कहा जाता है, वो विकास, ऊर्जा और भ्रष्टाचार जैसे व्यापक मुद्दों पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो अब आते हैं सबसे जरूरी खंड पर, इसका प्रभाव और इसकी चुनौतियां। G20 ने अब तक हासिल क्या किया है और इसके सामने आज कौन सी बड़ी मुश्किलें खड़ी हैं? देखिए, G20 की सबसे बड़ी कामयाबी तो 2008 के वित्तीय संकट को संभालना ही माना जाता है। तब इसने दुनिया को एक और महामंदी में जाने से बचाया था। इसके अलावा इसने बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए टैक्स चोरी करना मुश्किल बनाया है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने में मदद की है और क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य तय करने में भी इसकी अहम भूमिका रही है। और मजे की बात यह है कि G20 की सबसे बड़ी ताकत ही कहीं न कहीं इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। इसकी ताकत यह है कि यहाँ विकसित और विकासशील देश एक ही मेज पर बैठकर बात करते हैं और संकट के समय तेजी से मिलकर एक्शन ले सकते हैं।
लेकिन कमजोरी, इसके फैसले कानूनी तौर पर किसी पर बाध्य नहीं होते। ये सिर्फ वादे होते हैं। कोई देश चाहे तो इन्हें मानने से इनकार भी कर सकता है। आज के समय में G20 के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है जियोपॉलिटिकल पोलराइजेशन, यानी दुनिया का अलग अलग गुटों में बंटना। रूस यूक्रेन संघर्ष हो या अमेरिका चीन के बीच बढ़ता तनाव, इन सब वजहों से समूह के अंदर एक आम सहमति बनाना लगातार मुश्किल होता जा रहा है, जो इसके मूल उद्देश्य के लिए एक बड़ा खतरा है। तो इन सब चुनौतियों के बीच अब आते हैं हम अपने अंतिम खंड पर, G20 का भविष्य। ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्लब आखिर किस ओर जा रहा है? भविष्य की बात करें तो एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम पहले ही उठाया जा चुका है। 2023 में 55 देशों वाले अफ्रीकन यूनियन का स्थायी सदस्य बनना। इसके आने से G20 में विकासशील दुनिया का प्रतिनिधित्व कई गुना बढ़ गया है, जो इस मंच को पहले से कहीं ज्यादा समावेशी और प्रासंगिक बनाता है। आगे के लिए G20 का फोकस बिल्कुल साफ है। उसे क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लेकर डिजिटल इकोनॉमी के उभार जैसी बड़ी चुनौतियों से निपटना है। इसके लिए IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के साथ मिलकर काम करना और आपसी बातचीत से दुनिया में शांति और सहयोग को बढ़ावा देना इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं होंगी। साल 2009 में G20 के नेताओं ने खुद इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का सबसे प्रमुख मंच घोषित किया था। ये बात आज भी उतनी ही सच है। G20 सिर्फ एक सालाना बैठक नहीं है, बल्कि वो धुरी है जिसके चारों ओर आज दुनिया की अर्थव्यवस्था घूम रही है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल यही बचता है कि पूरी दुनिया में बढ़ते तनाव और बंटवारे के बीच क्या G20 सहयोग का वो पुल बना रह सकता है? क्या ये दुनिया को बिखरने से रोकने की ताकत रखता है? इसका जवाब ही हमारी वैश्विक अर्थव्यवस्था का आने वाला कल तय करेगा।